Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about full court meeting and a permanent constitutional bench. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So current context समझते हैं इस आर्टिकल का. तो देखिए हाल फिलहाल में हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज़ 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित उदय उमेश ललित जी, उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो वन इज़ अबाउट creating a constitution bench in the Supreme Court for throughout the year and second he called for a full court meeting. तो दोनों के बारे में ज़रा समझेंगे एक एक करके कि ये हैं क्या. उसके पहले ये बात और देख लेते हैं कि जस्टिस यू ललित इज़ 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही विल बी इन द ऑफिस ओनली फॉर 74 days. सो अ टेनियर विच इज़ क्वाइट शॉर्टर दैन एन एवरेज. आपको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपनी कोई टेनियर नहीं होती है. रिटायरमेंट का जो टाइम होता है दैट इज़ 65 years, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं. तो ही विल बी रिटायरिंग आफ्टर दैट एंड दैट इज़ हाउ ही विल रिमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली फॉर 74 days. आते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट पे. सबसे पहला जो उन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया दैट वाज टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर थ्रू आउट द ईयर. तो क्या है ये, वो ज़रा समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच को कहते हैं विच कंसिस्ट्स एटलीस्ट 5 जजेस एंड हु डिसाइड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स. तो पहला, इन्वॉल्विंग अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑन लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो देखिए हमारा संविधान तो वैसे काफ़ी एलैबोरेटेड तरीके से लिखा हुआ है, बट फिर भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है. कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर नहीं हैं, एम्बिगुअस हैं थोड़े हद तक, और उनको फिर री इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है. तो वो उस पर्पस के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करती है जिसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज होते हैं. तो पहला काम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का होता है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन एवर नीडेड, और दूसरा होता है for the purpose of hearing any reference made by the President of India under Article 143. तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि as per the constitutional provision of Article 143, the President of India from time to time refers a matter to the Supreme Court for clarification from the Constitution of India. सरल भाषा में कहें तो संविधान को लेकर के अगर किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पे पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि ये एक्चुअली क्या कहना चाहता है ये प्रोविज़न, तो फिर प्रेसिडेंट ये मैटर को रेफ़र कर सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बताएं कि एग्जैक्टली ये प्रोविज़न क्या कहना चाहता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करती है जिसमें कम से कम 5 जजेज होते हैं, और फिर वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बिहाफ को फिर वो एक्सप्लेन करते हैं. जिस भी मैटर को प्रेसिडेंट ने रेफ़र किया है उसको वो फिर एक्सप्लेन करते हैं. सो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, दैट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. इस बात को आप ध्यान रखिएगा. दैट इज़ मैंडेटेड बाय आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो दिस प्रोविज़न, ऐसा कई सारे लोगों को लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो कॉन्सेप्ट है ये संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. इसके बारे में जिक्र है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3, एंड इट इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैज़ द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड रेफर केसेस टू इट. करंट न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उदय उमेश ललित जी, ही हैज़ assured that there will be at least one constitution bench functioning throughout the year in the Supreme Court. कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमेशा ही फंक्शन करती रहेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर. सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन और स्टेप दैट ही टुक वॉज रिगार्डिंग फुल कोर्ट मीटिंग. तो कॉन्सेप्ट ऑफ फुल कोर्ट मीटिंग भी ज़रा समझ लेते हैं, और पहले करंट न्यूज़ एक बार पढ़ लेते हैं, देन विल कम टू द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ. विद इन द आवर्स ऑफ टेकिंग ओवर एज द चार्ज ऑफ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
the new chief justice called a meeting of full court where the judges discussed how to deal with the issues related to listing and backlog of cases. तो क्या होता है फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब? अ फुल कोर्ट मीटिंग लिटरली मीन्स वन विच इज़ अटेंडेड बाय ऑल द जजेज ऑफ द कोर्ट. तो जितने भी हमारे जजेज हैं कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सारे के सारे जजेज अगर मिल करके मीटिंग अटेंड करें, दैट इज़ नोन एज फुल कोर्ट मीटिंग. काफ़ी इंट्यूटिव टर्म है ये. एंड इस बात के लिए भी आपको समझना चाहिए कि फुल कोर्ट मीटिंग को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है. देयर इज़ नो रिटन रूल्स ऑल्सो इन द सुप्रीम कोर्ट रूल बुक रिगार्डिंग फुल कोर्ट मीटिंग. तो एज़ पर कन्वेंशन, ये पूरा मामला कन्वेंशन से चलता है. फुल कोर्ट मीटिंग्स आर कॉल्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू डिस्कस इशूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस टू द जुडिशरी. तो हाल फिलहाल में अभी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई है. इसके पहले भी 2020 में भी बुलाई गई थी, पहले भी बुलाती जा ही रही है फुल कोर्ट मीटिंग. तो हाल फिलहाल में हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुला करके डिस्कस किया है कि कैसे जो बैकलॉग है केसेस का जुडिशरी के अंदर उसको कम किया जा सके. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Nepal hold Gorkhas recruitment, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो सबसे पहले समझते हैं अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग गोरखा रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ ऑन 15 अगस्त 1947, तो देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड यूके विथ रेस्पेक्ट टू द फ्यूचर ऑफ दिस गोरखा सोल्जर्स हु वर सर्विंग इंडियन आर्मी. तो ब्रिटिश आर्मी में गोरखा सोल्जर्स भी इंडक्टेड थे, तो उनके फ्यूचर को लेकर के फैसला किया जाना था. फिर एक अग्रीमेंट हुआ नेपाल, यूके और इंडिया के बीच में. आज पर दिस एग्रीमेंट 4 रेजिमेंट्स ऑफ द गोरखाज वेयर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश आर्मी व्हाइल रेस्ट 4 रिमेंड विद द इंडियन आर्मी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिश आर्मी ने गोरखा रेजिमेंट का जो साइज़ है वो काफ़ी घटा दिया. आज के टाइम में उनके पास बस 2 ही रेजिमेंट्स हैं और उसका भी साइज़ काफ़ी कम कर दिया उन्होंने. लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर गोरखा रेजिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहे हैं. इनफैक्ट कंप्लीट या प्योर इंडियन गोरखा बटालियन वाज आल्सो क्रिएटेड इन 2016. तो मतलब गोरखास का कंट्रीब्यूशन देखते हुए फिर इंडियन गोरखा बटालियन वाज आल्सो क्रिएटेड इन 2016. और उसके अलावा जो नेपाली गोरखा हैं उनका भी, यानी कि नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा हैं, उनको भी इंडियन आर्मी के अंदर सर्व करने का मौका दिया जाता रहा है थ्रू गोरखा रेजिमेंट. अभी सिग्निफिकेंस क्या है इस गोरखा रेजिमेंट का? कभी भी इंडिया नेपाल रिलेशंस पे सवाल आ जाए तो आप इसको ज़रूर मेंशन कर सकते हैं. देखिए, जितने भी गोरखा रेजिमेंट पे काम करने वाले जो नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा हैं, व्हेन दे रिटायर्ड एज एन एक्स सर्विसमैन, व्हेन दे मूव टू नेपाल, वहाँ पे दे एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ गुडविल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो भारत और नेपाल के बीच में जब रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंड हो गए थे 2016 में, जब नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया था, फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉकेड हो गया था जिसके लिए नेपाल ने इंडिया को ब्लेम किया था. उस टाइम में भी ये जो गोरखा रेजिमेंट के एक सर्विसमैन हैं, जो नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा रेजिमेंट के एक सर्विसमैन हैं, दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नॉर्मलाइजिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. सो यू कैन से कि ये जो गोरखा रेजिमेंट है, इट हेल्प्स इन हैविंग सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया ओवर नेपाल, एंड दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ इंडिया ओवर चाइना विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिलेशंस विथ नेपाल. तो ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस गोरखा बटालियन का फॉर इंडिया नेपाल रिलेशंस. कभी भी इंडिया नेपाल रिलेशंस पे सवाल आ जाए तो आप इसको ज़रूर मेंशन करना. आप करंट न्यूज़ देखते हैं इस गोरखा बटालियन से लेकर के करंट न्यूज़ है क्या. नेपाल ने पोस्टपोन कर दिया है एनी काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखाज इन इंडियन आर्मी, एंड दिस पोस्टपोनमेंट हैज़ बिन डन बिकॉज ऑफ न्यूली ब्रॉट अग्निपथ स्कीम. अग्निपथ स्कीम क्या है मैं आपको बता चुका हूँ. 4 साल के लिए अब रिक्रूटमेंट होगी, तो परमानेंट रिक्रूटमेंट को अभी के लिए नहीं किया जा रहा है. 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगी अंडर अग्निपथ स्कीम. तो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत रिक्रूटमेंट रैली कराई जाने वाली थी नेपाल के अंदर, जिसको नेपाल की सरकार ने हॉल्ट कर दिया है. क्या कारण बताया गया इस पोस्टपोनमेंट या हॉल्ट के पीछे? तो नेपाल की सरकार का मानना है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखाज, दैट इज़ अगेंस्ट द अग्रीमेंट, ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट साइन बिटवीन नेपाल, इंडिया एंड यूके गवर्नमेंट इन 1947.
तो जिस एग्रीमेंट की मदद से गोरखा बटालियन बना है, नेपाली डोमिसाइल्ड गोरखा बटालियन बना है इंडियन आर्मी में, उस अग्रीमेंट के प्रोविजंस के अगेंस्ट है ये अग्निपथ स्कीम। जो अग्रीमेंट हुआ था नेपाल, इंडिया और यूके की सरकार के बीच में 1947 में, इट टॉक्ड क्लियरली अबाउट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशंस एंड ऑल फॉर द आर्म्ड पर्सनल्स। सो अब वो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो अग्निपथ स्कीम के अंदर मिल नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द नेपाली गवर्नमेंट सीज दिस न्यू recruitment method, that is Agnipath scheme, as a violation of an agreement between the three sides which helped in creation of गोरखा बटालियन इन इंडियन आर्मी। नेपाल की सरकार का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अगर भारत को रिक्रूटमेंट करना भी है गोरखास का, तो उसके लिए पहले नेपाल की सरकार से उनको परमिशन लेना होगा, और नेपाल की सरकार उनको परमिशन तभी दे सकती है जब वो अपने यहाँ की सारी पार्टीज से कंसल्ट कर ले। मीन्स द मैटर हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड फॉर सम टाइम्स। The next article is about India's revised INDC, Intended Nationally Determined Contribution, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो एक बार ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुआ अर्थ रायो समिट में, दैट वाज इन 1990s, अर्ली 1990s, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, जो रायो डी जेनेरियो में हुआ ब्राज़ील के अंदर, और वहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो कन्वेंशंस था, आई होप यू अंडरस्टैंड, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को कन्वेंशन कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये कन्वेंशन साइन किया गया टू मिटिगेट और अडेप्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस कन्वेंशन का नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें फैसला लिया गया कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं, वो साल में एक बार मिलेंगे, मीटिंग होगी, और उस मीटिंग को कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में फिर इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाएंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सकता है या उसके अगेंस्ट अडाप्ट किया जा सकता है। तो फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का कॉन्सेप्ट था, उसके अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 1 बुलाई गई इन बर्लिन जर्मनी इन 1995। जो इम्पॉर्टेंट, सबसे अर्लीस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, दैट वाज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3, दैट वाज हेल्ड इन क्योटो जापान इन 1997। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 इन क्योटो, बिकॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल which was signed in 1997, it came into force in 2005. Kyoto Protocol was based on the principle of common but differentiated responsibilities. Common but differentiated responsibility का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, सबकी एक कॉमन जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मिटिगेटिंग इम्पैक्ट या मिटिगेटिंग अप्रोच लेना। यानी कि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं उसको कम करने की पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, कॉमन जिम्मेदारी है, लेकिन बराबर की जिम्मेदारी नहीं है, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब जिम्मेदार हैं लेकिन बराबर तौर पे जिम्मेदार नहीं है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए। बराबर की जिम्मेदारी इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया के सारे देश बराबर तौर पे जिम्मेदार नहीं है क्लाइमेट चेंज होने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल वर्ल्ड कंट्रीज कॉमनली शुड हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द ग्रीन हाउस गैसेज और स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आर डिफरेंशिएटेड, या अलग अलग हैं सबकी जिम्मेदारियाँ। कारण है दो, एक तो सबकी उतनी इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है या टेक्नोलॉजिकल स्टेटस नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इक्वल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाएँ। जैसे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नेपाल और भूटान भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर पाए क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जितना यूएस, चाइना या इंडिया कर पाए। पहली बात तो इकोनॉमिक स्टेटस की होगी। दूसरा, नॉट ऑल वर्ल्ड कंट्रीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज और द ग्रीन हाउस गैस इमिशन दैट हैव हैपेंड सो फार। जो देश इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं वहीं तो ज़्यादा जिम्मेदार भी हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के लिए, तो उन्हीं देशों की ज़्यादा जिम्मेदारी भी बनती है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने की और ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करने की। तो क्योटो प्रोटोकॉल में इस आइडिया पे हमने एक्सेप्टेंस बनाई
कि वर्ल्ड कंट्री जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के, ऑल ऑफ देम विल हैव कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल बी डिफरेंट। और ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर कराया गया थ्रू एनेक्स 1 एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज़। तो क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स 1 कंट्रीज़, ये एक एनेक्स्चर डाला गया, एडिशन डाला गया उस अग्रीमेंट के साथ। एनेक्स 1 कंट्रीज़ में उन सारे देशों का नाम मेंशन किया गया जिनको डेवलप्ड कंट्री कहा गया और जिनके ऊपर बाइंडिंग तरीके से कंडीशंस लगाए गए कि उनको ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए क्या क्या करना होगा। मतलब देयर ऑब्लिगेशंस वेयर लीगल इन नेचर, बाइंडिंग इन नेचर। जबकि नॉन एनेक्स कंट्रीज़ में बाकी सारे देशों के नाम मेंशन किए गए जिनके ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन था लेकिन कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको निश्चित तौर पे इतना ग्रीन हाउस गैस कम करना ही करना है। सो ये नॉन एनेक्स कंट्री में इंडिया और चाइना जैसे देशों का नाम था, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स 1 कंट्री में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, इन सब का नाम है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ या इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन, इन सब का नाम इसमें था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें अलग अलग देशों की अलग अलग जिम्मेदारी थी। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज यूएस, कनाडा, इनकी जिम्मेदारी अलग थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कई सारे देश जैसे कि इंडिया और चाइना जैसे देशों पे कोई लिमिटेशन ही नहीं लगाता है, जबकि दीज कंट्रीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इमीटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप देखें तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इमीटर है, फॉलोड बाय यूएस, और तीसरे नंबर पे इंडिया है। और इंडिया और चाइना पे तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है एज पर दिस कंडीशंस, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। ये देश जो हैं जैसे यूएस, कनाडा जैसे देश, दे पुल्ड आउट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल ऑल्सो, एंड दिस इज हाउ क्योटो प्रोटोकॉल फेल्ड। इट वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल इन कर्बिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज। ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। और दुनिया भर के देशों को एक बात समझ आ गई कि अगर अलग अलग देशों के ऊपर बाइंडिंग तौर पे हम लोग अगर कंडीशंस लगाएंगे कि आपको इतना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना ही करना है, देन नो कंट्री इज़ गोइंग टू फॉलो इट। और तभी दुनिया में एक कंसेंसस बनने लगी कि अगर हमें कोई भी सक्सेसफुल मैकेनिज्म को लाना है फॉर स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसमें अलग अलग देशों के उनके खुद के वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन पे हमें काम करना होगा कि अलग अलग देश खुद से सामने आए और खुद कंट्रीब्यूट करें, खुद से वो कमिट करें कि हम इतना कंट्रीब्यूट अपने तरफ से कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जिसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत एनेक्स 1 कंट्रीज़ के ऊपर जो बाइंडिंग तौर पे लिमिटेशंस लगाए गए थे, इसका साफ साफ हमने नतीजा देखा कि जो कंट्रीज़ थे जो एनेक्स 1 में थे, कई सारे देश इस एग्रीमेंट से ही बाहर निकल आए, जैसे यूएस एंड कनाडा। सो अब एक कंसेंसस बनने लगे कि क्यों ना देशों को इंस्पायर किया जाए कि वो खुद से ही कमिटमेंट करें कि वो ग्रीन हाउस गैस को स्टेबलाइज करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ क्योटो प्रोटोकॉल, जो 2020 में लैप्स होने वाला था, अल्टीमेटली ख़त्म होने वाला था, तो क्योटो प्रोटोकॉल के लैप्स होने के बाद दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकने के लिए क्या नया मैकेनिज्म होगा, उसके लिए एक अग्रीमेंट साइन किया गया 2015 में। दैट वाज साइंड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21, और उस अग्रीमेंट का नाम था पेरिस क्लाइमेट डील। इट वाज साइंड एज आई सेड इन COP21 एंड that was signed in Paris in 2015 that helped in replacing Kyoto Protocol that expired in 2020। तो ये Kyoto Protocol 2020 में एक्सपायर होने वाला था, लेकिन इसके बाद कैसा सिस्टम होगा उसको हमने 2015 में ही पेरिस क्लाइमेट डील के हिसाब से फाइनलाइज कर लिया इन COP21। और पेरिस क्लाइमेट डील में वी अराइव्ड एट ए न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हमने कहा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब हर देश अपने इंटेंशन के हिसाब से अपना खुद का डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बताएंगे, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बताएंगे ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों ने अपना अपना INDC अनाउंस किया। भारत ने भी अपना INDC अनाउंस किया विच वाज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस वन। हमने जो INDC थी उसमें जो 3 हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे वो ये थे। द फर्स्ट वाज कि इंडिया विल रिड्यूस इट्स इमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। ध्यान दीजिए, इमिशन इंटेंसिटी है, ओवरऑल इमिशन नहीं है। इसका सरल सा मतलब है कि इमिशंस पर यूनिट GDP, यानी कि जितना भी हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं उसको अपने GDP से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ नोन एज इमिशन इंटेंसिटी। तो जितना भी हमारा इमिशन इंटेंसिटी 2005 में था
उसके तुलना में 33 से 35% तक इमिशन इंटेंसिटी हम 2030 तक घटा देंगे। मतलब दूसरी भाषा में कहीं ओवरऑल इमिशन नहीं घटा रहे हैं, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा एफिशिएंट बना देंगे, ज़्यादा आप समझिए क्लीन सोर्सेज बना देंगे एज फार एज इमिशंस आर कंसर्न। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम इमिट करेंगे और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करेंगे। दिस इज़ हाउ इमिशन इंटेंसिटी विल इंक्रीज। उसके अलावा टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2, तो इमिशन इंटेंसिटी को हम लोग घटाएंगे 33 से 35% तक। उसके अलावा एक्स्ट्रा कार्बन सिंक मतलब एक्स्ट्रा CO2 या इक्विवेलेंट गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट लगाएंगे। तो जितना भी हमारा फॉरेस्ट है उससे एडिशनल फॉरेस्ट हम लगाएंगे बाय 2030, जिससे हम लोग 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 को एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर सकें। फॉरेस्ट को हम लोग कार्बन सिंक भी कहते हैं बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी टू सिक्वेस्टरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो इतना एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाएंगे कि 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 हम एब्जॉर्ब कर पाएँ या सिक्वेस्टरेट कर पाएँ। तो तीसरा था 40% ऑफ आवर टोटल इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो जितनी भी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है, उम्मीद है कि 2030 तक हमारी एनर्जी प्रोडक्शन 800 गीगावाट होगी, तो उसका 40% एनर्जी विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब लगभग 320 गीगावाट एनर्जी विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। दैट वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट INDC। अभी करंट न्यूज़ क्या है? इंडिया ने अपने INDC को रिवाइज कर दिया है, चेंज कर दिया है, उसमें कुछ बदलाव लाए हैं और इनफैक्ट उसको और ज़्यादा एम्बिशियस बना दिया है। पहले की INDC यहाँ लिखी हुई है, दैट वाज सबमिटेड बाय इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2015। बात की जाए नॉन फॉसिल फ्यूल से 40% एनर्जी, 30 to 35% इमिशन इंटेंसिटी को घटाना या एक्स्ट्रा कार्बन सिंक बनाना 2.5 to 3 बिलियन टन्स का। अब उसमें हमने कुछ और बदलाव लाए हैं। अब हमने टारगेट ये रखा है कि हम अपनी इमिशन इंटेंसिटी को घटाएंगे बाई 45%। पहले था 33 to 35, अब हमने कर दिया 45% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। टोटल जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर है फ्रॉम नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, पहले हमने कहा था 40%, अब हमने इसको टारगेट कर दिया 50% बाय 2030। एडिशनल कार्बन सिंक वही 2.5 to 3 बिलियन टन्स लगाएंगे, वो उतना ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक नया अनाउंसमेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत सरकार ने कमिट किया है कि इंडिया में एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, लाइफ मूवमेंट, जिसका नाम होगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। दिस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट विल इंस्पायर पीपल to adopt healthy and sustainable way of life based on the traditions and values of conservation through a mass movement। तो देश के अंदर एक मास मूवमेंट चलाया जाएगा जिसमें जो हमारे सभ्यता का अभी तक की ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है सस्टेनेबल अप्रोच, जिसमें हम लोग प्रकृति के साथ एक कोऑपरेटिव इकोसिस्टम में रहते हैं, उस अप्रोच को प्रमोट किया जाएगा पूरे देश भर में और इसको नाम दिया गया लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। मतलब सारी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी रखी जाएंगी जैसे ये सब तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद की ये सब टेंडेंसीज, हमारी कंज्यूमरिज्म टेंडेंसी, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या फिर डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल, फूड वेस्टेज, ये सब तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद की ये सब टेंडेंसी हैं। तो जो हमारे ओरिजिनल ट्रेडिशंस का हिस्सा हैं, जहाँ पे हम लोग सस्टेनेबल या कंजर्वेटिव अप्रोच से चलते हैं, उस अप्रोच को वापस से पॉपुलराइज किया जाएगा अंडर दिस मूवमेंट जिसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 15 month सेलिब्रेशन ऑफ लचित बोरफुकान बर्थ एनिवर्सरी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जिस पेपर 5 आसाम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो लचित बोरफुकान साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, बैटल ऑफ एलाबॉय और उसके बाद बैटल ऑफ सरायघाट, ये मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ। आप आसाम हिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ते होंगे इसको। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो लचित बोरफुकान साहब वॉज बॉर्न ऑन 24 नवंबर 1622, मतलब इस साल जो 24 नवंबर आएगी वो उनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी होगी। और इसको ध्यान में रखते हुए आसाम सरकार ने 15 महीने का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया है फॉर लचित बोरफुकान्स 400th बर्थ एनिवर्सरी। कल असम सरकार ने ये 400th बर्थ एनिवर्सरी का अनाउंसमेंट किया है, 15 महीने तक चलता रहेगा, यानी कि 24 नवंबर 2023 तक ये सेलिब्रेशन दैट वेयर वी विल बी सेलिब्रेटिंग लचित बोरफुकान्स बर्थ एनिवर्सरी विल कंटिन्यू। 15 महीने का सेलिब्रेशन होगा।
लचित दिवस की अगर बात की जाए, जो 24 नवंबर को मनाया जाता है हमारे स्टेट असम में। हमारे स्टेट असम में तो 1930 से ही इसको मनाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2017 में जो उस टाइम के हमारे चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने अनाउंस किया कि लचित दिवस विल बी नाउ सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। उसके अलावा एक बात आपको और जाननी चाहिए, एवरी ईयर द बेस्ट कैडेट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला ऑफ पुणे, उनको जो ऑनर दिया जाता है, हाईएस्ट ऑनर, दैट इज़ गोल्ड मेडल, इज़ गिवन इन द नेम ऑफ लचित बोरफुकन। इस टॉपिक पे APSC ने पिछले साल जब प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया था तो ये सवाल पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। देखिए, आज का दिन यानी कि 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता है हमारे देश में, इन मेमोरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, क्योंकि आज का दिन 29 अगस्त इट इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद साहब का बर्थ हुआ था ऑन 29 अगस्त 1905 एंड ही डाइड ऑन 3 दिसंबर 1979। तो वो इंडिया के, आप मान सकते हैं कि सबसे महानतम हॉकी प्लेयर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ही हेल्प्ड इंडिया and he led India. He was captain of Indian hockey team also during the British era time. So he helped India to win 3 Olympic gold in 1928, 1932 and 1936. आप देखिए ध्यानचंद जी के टाइम में इंडिया का किस तरह का दबदबा था ओलंपिक्स में, खासकर हॉकी में। 1928 में गोल्ड, 32 में गोल्ड, 36 में गोल्ड। बाकी आप देखिए 44 में हुआ नहीं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन वी हैड गोल्ड इन 1948, 52, 56। मतलब क्वेश्चन ही नहीं है कि किसी और देश को गोल्ड मेडल मिले एक्सेप्ट फॉर इंडिया। दैट वाज द डोमिनेंस ऑफ इंडिया इन हॉकी एज फार एज ओलंपिक वाज कंसर्न। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा परफॉर्मेंस ख़राब होता गया। 60s में हम गोल्ड से पिछड़ के सिल्वर पे आए, फिर 64 में गोल्ड, फिर ब्रोंज। 1980 हमारा आखिरी गोल्ड था। 80 के बाद से आप देखिए 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, एक्चुअली तो ये 2021 में हुआ था, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020, क्योंकि एक साल ये पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ द पेंडिंग। वहाँ जा करके हम ब्रॉन्ज लेकर के, मतलब 40 साल बिना मेडल के रहे हम इन ओलंपिक्स। तो इससे तो आपको पता चल गया होगा विद दिस डेटा कि ध्यानचंद साहब का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इन हॉकी एंड हिज अचीवमेंट इन ओलंपिक्स। तो इसी कारण से भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था 1956 में। उसके अलावा जो भारत का सबसे ऊंचा स्पोर्टिंग ऑनर है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, जिसका नाम है खेल रत्न अवार्ड, उसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम से बुलाया जाएगा। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसको बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी रख दिया गया है इन मेमोरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल विच प्रोवाइड्स अस फ्रीडम टू ट्रेड यूनियन, दैट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 19(1)C. Serious scheme is for industry apprenticeship or training opportunities for non-technical students. That's all from our side for today. Thanks for watching.